यहाँ पर ये सवाल और भी कुछ लोग उठा रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इस बिल के अगेंस्ट में कोई रेजुलेशन नहीं लिया। यहाँ कुछ नेता तमिलनाडु का हवाला दे रहे हैं, हालांकि उन लोगों का सरकार उन लोगों को लेकर यानी मोहसिन और इनके जो इमाम भत्ता वाले हैं उन सबको लेकर बैठ के आखिर इस पर कोई बात वो क्यों नहीं रखी? हम लोग करे तो देखा हुआ, और वो लोग अगर करे तो वो काम, अगर वो अपने मुंह से बोले तो अलग बात है। आंदोलनों का दिल में नहीं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, नाम लेके बोलिए। यहाँ का जो एक्स एमएलए और उसका 2-4 इतना हमदर्दी क्यों? मुस्लिम माइनॉरिटी को फायदा पहुंचाने के लिए तो और भी बहुत सारा कुछ है। वो लोग जैसे स्लोगन आप जता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आप भला करने जा रहे हैं, और उस बिल को पेश करने वाला मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, तो यहाँ से पाकिस्तान का नाम ना ले, मुसलमान कब्रिस्तान का नाम ना ले, तो उसको वोट देने वाला नहीं मिलेगा उसको। तो आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई सोल्यूशन निकला नहीं निकला। असल में समस्या अगर हल कर देगा तो फिर सतर्क होना होगा नायडू और नीतीश को देख के कि हम लोगों के लिए कौन मुनासिब है। जा रहा है कि जब तक सेंटर में बीजेपी रहेगी तब तक बंगाल में ममता बनर्जी भी रहेगी। क्या सचमुच ऐसा ही है? वोट लिए, उनके माँ बहनों से वोट लिए, उन लोगों से चंदा लिए, और वोट लेके क्या किया? बीजेपी को जिताने में सहूलियत हासिल करा दिया, बीजेपी जीत गया। वो फर्दन गए, जावेद साहब गए हैं, और एमआईएम के वो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गए हैं, और आपसे भी मैंने आम आदमी पार्टी से भी गए, लेकिन अभी तक तृणमूल कांग्रेस से क्यों नहीं गए कोई? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मोहसिन और इमाम भत्ता वाले पाने वाले को आप क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे आप लोग बिला झिझक किसी से डरे बगैर। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, आप बखूबी हिंदुस्तान के हालात हज़रा से वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में आज कई दिनों से एक बड़ा मसला है, और वो ख़ासकर अक़लियत के लिए है। यानी वक्फ़ अमेंडमेंट बिल लेकर पूरा हिंदुस्तान एक तरह से ये सख्ते में आ चुका है कि ये कानून कैसे बन सकता है, किसी अक़लियत की जायदाद पर किस तरह से हुकूमत इस पर अपना कब्ज़ा करना चाहती है। अपोजिशन का इस पर इल्ज़ाम है कि हुकूमत अपना कब्ज़ा करना चाहती है। तो आप जानते हैं कि जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं जो इस वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के विरोध में यानी इसके ख़िलाफ़ में उन्होंने पुरज़ोर तहरीकें चलाई, मुखालफत की, प्रोटेस्ट किए। उनमें से मगरबी बंगाल की जो मौजूदा हुकूमत तृणमूल कांग्रेस की सियासी पार्टी है वो भी पुरज़ोर तरह से उसमें हमेशा से ही वो साथ रहे। उनके मेंबर कल्याण बनर्जी जेपीसी के भी मेंबर रहे। हम लोग आज इन तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है और अभी जो गवर्नमेंट है उनका क्या रिएक्शन है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं ग्वालपुकुर 2 ब्लॉक में, और ग्वालपुकुर 2 ब्लॉक के मौजूदा जो अभी ब्लॉक सभापति हैं जनाब मोहम्मद अनवर आलम साहब, उनसे मेरी बातचीत होगी। आप भी इन्हें बखूबी समझेंगे। हम लोग कुछ अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो अच्छी तरह से बात रखने में जाने भी जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उनसे ही पहला सवाल करते हैं कि सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए रज्जाक भाई, आप इतनी बड़ी समस्या जो आज देश की हालत में ये देखा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा अहम समस्या जो केंद्र सरकार लाया है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में पास हुआ, ये ठीक है, लेकिन ये बिल 2024 में ही लाया गया था। जिस दिन से इस बिल को लाया गया है, पहले ही दिन से तृणमूल कांग्रेस इसका अगेंस्ट कर रहा है। इसका मिसाल आप ये भी देख पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की लीडरशिप में हम लोग कलकत्ता में एक बहुत बड़ा समावेश किए थे। वहाँ से विरोध शुरू हुआ, उसके बाद विधानसभा जब चला दिसंबर से, विधानसभा में ये सवाल आप कर रहे हैं जो हम लोग का रिएक्शन क्या है, इसके साथ साथ हम ये बात जोड़ देना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सवाल और भी कुछ लोग उठा रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इस बिल के अगेंस्ट में कोई रेजुलेशन नहीं लिया, हालांकि तमिलनाडु का गवर्नमेंट लिया है, ऐसा देखा रहा है। तो हम उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में रेजुलेशन लिया था, कैबिनेट में सबसे पहले रेजुलेशन पास किया, विधानसभा असेंबली में निंदा प्रस्ताव पास किया। उसका मिसाल के तौर पर आपको हम डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। ये इतना कोई छोटा बात नहीं है जो आदमी छुपा सके, बहुत बड़ा बात है, लेकिन क्योंकि ये दिसंबर में ही हो गया है। अब कोई ये सवाल कर सकता है जो बिल तो पास हुआ अभी अप्रैल में, तो दिसंबर में कैसे? क्या ये बिल दिसंबर में ही लाया गया था। जब विरोधी ओपोजिशन पार्टी इसका मुखालिफत किया तो इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में भेजने के बाद, जेपीसी मतलब
क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर सबको, उसमें कल्याण बनर्जी भी था, तो उसमें सबका जो सुझाव होता है वो सुझाव के तहत बिल में कुछ रद्दोबदल किया जाए। लेकिन यहाँ तो इन लोगों का मनसा यह था कि इन लोग का बिल जो पहले से था उसी को लोग को पास करना है, सिर्फ ठंडा करने के लिए जेपीसी में दिया, लेकिन किसी का सुझाव को वो लोग लिया नहीं, बिल को पास कर लिया। तो तृणमूल कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की सरकार, इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास की है। हाँ, यहाँ कुछ नेता तमिलनाडु का हवाला दे रहे हैं, हालांकि उन लोगों का सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटका में है, उसके अलावा आपका तेलंगाना में है, लेकिन वहाँ वो लोग निंदा प्रस्ताव नहीं लिया। और वो लोग हम लोगों को बता रहा है कि तमिलनाडु में, हालांकि उन लोगों का सरकार नहीं है, वो भी ओपोजिशन पार्टी का ही सरकार है, तमिलनाडु वाला लिया है, बहुत अच्छा, उसका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, एज ए इंडियन मुस्लिम हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी लिया है, इसको भी आप मानिए। आप अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से इतना जलन क्यों? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, आप तो जो दावी कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का स्टैंड क्लियर है। हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थे, आज भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको, अब एक ही रास्ता है, आंदोलन के जरिए जिस तरह से CAA NRC पास होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में लागू आज तक ममता बनर्जी नहीं करने दी है, हम लोग ममता बनर्जी से ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिन में ममता बनर्जी इसको भी लागू होने नहीं देगी। और यही बात सर, वो जब आप बोले कि ममता बनर्जी जैसे NRC के इसमें विरोध कर रही थी, तो ये सही बात है, ममता बनर्जी NRC का विरोध भी की और साथ साथ उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी असेंबली से पास करवाया था। तो आज ये सवाल कहीं ना कहीं, ये भी सवाल तो बनता है कि जब वो उस वक्त पास करा सकती है, रेजोल्यूशन ये करके पास करा करके वहाँ भेज सकती है, तो आखिर वो हुकूमत एज अ गवर्नमेंट वो क्यों नहीं की? एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो उसका मेंबर्स हैं वहाँ, लेकिन रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कराई? इस पर कुछ बात रखिए। विधानसभा में रेजोल्यूशन पास की है, तो आप विधानसभा में रेजोल्यूशन पास की है या नहीं, आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको हम ये दे देंगे, आप पेस्ट कर दीजिएगा न्यूज़ में। देखिए, विधानसभा में रेजोल्यूशन पास की है ऑलरेडी। अब इस बात को झुटलाया जा रहा है क्योंकि गैप हो गया बीच में, दिसंबर में हुआ और अभी आपका चल रहा है अप्रैल महीना, इसीलिए इसको झुटलाया जा रहा है। जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, यहाँ से पश्चिम बंगाल सरकार रेजोल्यूशन पास किया है, खिलाफ में इस बिल का था, अभी भी है, आने वाला दिन में भी रहेगा। सर, वो अभी गवर्नमेंट जो है, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उनकी एक जो है सेकुलरिज्म बहुत जगह देखा जा रहा है, और ख़ासतौर से इमाम भत्ता और मोजिन भत्ता जो वो दिया जा रहा है, तो क्या सर वो वक्फ की प्रॉपर्टी से दिया जा रहा है? हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी से दिया जा रहा है। तो जब वक्फ की प्रॉपर्टी से दिया जा रहा है, तो फिर वो ममता बनर्जी एज अ गवर्नमेंट उन लोगों को लेकर, यानी मोजिन और इनके जो इमाम भत्ता वाले हैं, उन सबको लेकर बैठ के आखिर इस पर कोई बात वो क्यों नहीं रखी? देखिए, वक्फ का रुपया दे रही है, ये अलग बात ठीक ही है, लेकिन वक्फ का रुपया भी तो सरकार जिस तरह से हो, सरकार ही उसको चलाता है, सरकार दे रहा है। अब सरकार, ममता बनर्जी तो उसको ऑर्डर नहीं कर सकती है ना, जो आप आंदोलन कीजिए। इमाम मोजन लोग जो अगर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों का कोताही है, उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। और हमारे आंदोलन में कल बहुत सारे इमाम मोजन आए भी थे। उन लोगों से, आपके माध्यम से मेरा गुजारिश रहेगा कि आप लोग भी आंदोलन में उतरिए। आपका पेंशन बंद हो जाएगा या आपको रुपया मिलेगा, इस डर से नहीं। ये काला कानून अगर लागू हो जाता है तो हम लोगों को आने वाले दिन में कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसको सोचिए। आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मुसलमानों का अगेंस्ट खिलाफ करके बोल के, आज के दिन में भी, और हम लोग उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, मुसलमानों के खिलाफ बोल के उसको वोट लेना है। लेकिन आज उसके अंदर इतना हमदर्दी जाग गया है मुसलमानों के लिए, वो क्यों, ये समझना होगा। वो हमारे मुसलमानों को 3 तलाक हो, या फिर कश्मीर में 370 हो, या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल ला के प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के अंडर में लेना हो, ये जो दिखा रहा है कि इसको लेके हम मुसलमानों के गरीब बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप तो ऐसे भी फ़ायदा पहुंचा सकते थे, असल में फ़ायदा पहुंचाना नहीं है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल हुकूमत में रहने के बाद गवर्नमेंट का जो सब प्रॉपर्टी था, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने वाले 2 हैं और ख़रीदने वाले भी 2 हैं, और चारों गुजराती हैं, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, बेच के ख़त्म कर दिया है। अब देख रहा है जो अब सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है, उसको बेचने के लिए सबसे पहले अपने अंडर में लेना होगा। ये उन लोगों का मनसा है, बेच के ख़त्म करने का। मुसलमानों का वक्फ का ना कोई प्रॉपर्टी रहेगा, ना इसका भलाई के काम में आएगा, बस यही क्लियर है।
तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर इमाम और मुअज्जिन लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं अंदरूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से उसको तो कहीं रोक नहीं लगा दिया गया है? नहीं, जहां हुकूमत खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकारी हिसाब से गवर्नमेंट निंदा प्रस्ताव ला रहा है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन ले रहा है, उसका पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहा है, तो फिर इमाम मुअज्जिन को मना क्यों करेगा? आप ये सोचने वाली बात है। इमाम मुअज्जिन को आगे बढ़ के खुद अपना लड़ाई लड़ लेना होगा। आने वाले दिन में हम देखें, जो 9 तारीख को इस्लामपुर में वो लोग बुलाया है, सबको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। सबको जाना चाहिए कि एक दिन टाइम दीजिए आप लोग। आंदोलन ही एक जरिया है कि कृषि बिल आंदोलन हुआ बोल के ही ना सरकार वापस लेने पर मजबूर हुआ। तो अगर हम लोग फिर से सीए, एनआरसी, कृषि बिल में जिस तरह से एक होकर आंदोलन किए थे, अगर आज के डेट पे भी आंदोलन करते हैं और ये बिल वापस होता तो सबके लिए भला होगा। और अभी ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति करने के लिए हम लोग का ज़िंदगी पड़ा हुआ है। हम लोग जब बच के रहेंगे, हमारी नस्लों के लिए कुछ कर पाएंगे तो राजनीति होते रहेगा। अभी सबको मिलजुल के राजनीति को दरकिनार रखते हुए सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है उसका साथ देना चाहिए और सबको सड़क में उतरना चाहिए। तो सर आप लोग कल चूँकि 5 अप्रैल को आप लोगों ने चाकुलिया में एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाला, उसमें शायद 2 बातें थी। एक तो वो ड्रग्स में जो कीमत बढ़ा दी गई है उस पर भी आप शायद प्रोटेस्ट किए। साथ में आप लोग ये चूँकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का रिजेक्शन के लिए भी किए थे। तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्या ऐसा होता है? देखिए, अब वही लोग बोल रहे हैं दिखावा। अब हम लोग करें तो दिखावा, और वो लोग अगर करें तो वो काम। अगर वो अपने मुंह से बोले तो अलग बात है। आंदोलन दिखावा नहीं होता। एक आंदोलन करने के लिए आदमी को लाना पड़ता है। आदमी को लाके एक आंदोलन में जगह प्लेस फाइनल करके वहाँ से एक आंदोलन को निकाल के एक जगह तक पहुँचाने में कितना दिक्कत है, जो लोग करता है वही लोग जानता है। तो दिखावट का इसमें कुछ नहीं। हम लोग दिखाएंगे किसको? हम लोग जिसको दिखाने का दिखा रहे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसको दिखा रहे हैं। अगर उन लोगों तक ये पहुंच जाए, हमारे जैसे हजारों प्रोटेस्ट जहां हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ये सब प्रोटेस्ट अगर उन लोगों तक पहुंचे, वो लोग देखे, उन लोगों के कानों तक पहुंचे आवाज़, और वो लोग अगर इसको वापस ले तो फिर तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। हम लोग इसी उम्मीद पर उन लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ जो लोग बोल रहा है जो उसको दिखा रहे हैं, उसको हम लोगों को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी इस बार ये जो अमेंडमेंट बिल था, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसमें खास करके बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, कहा जाता है कि वो लोग नहीं गए क्योंकि वो लोग दिखावा नहीं कर रहे थे। और वो लोग चूँकि बिल्कुल जाहिर बात है कि वो खुला, मैंने पता चला कि बिल्कुल खुले तौर पर वो, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में ये कुछ ऐसे सवाल तो लोगों के जहन में बन रहा है सर, आप बखूबी जानते हैं। तो इसमें चूँकि पूरे बंगाल में वो अगर चाहे तो एकदम बड़े पैमाने पर इसका प्रोटेस्ट किया जा सकता है, टीएमसी की ही तरफ से हो, लेकिन पता चला कि पूरे बंगाल में नहीं, बस कहीं कहीं जगह जगह, खासतौर से ग्वालियर 1 और 2 ही में देखा गया, और कुछ हद तक जुमा के दिन ये कलकत्ता के पाक स्टेट में शायद देखा गया था। तो इस पर सर थोड़ी सी बात रखिए। देखिए, ये तो कईयों का दिल में नहीं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। नाम लेके बोलिए। यहाँ का जो एक्स एमएलए और उसका 2-4 आदमी है, उन लोगों के दिल में खास करके ये सवाल आ रहा है। ठीक है, सवाल आ रहा है। अब देखो, ममता बनर्जी तो टारगेट है पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने वाला अगर अभी आज के डेट में कोई बचा हुआ तो ममता बनर्जी है। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी को हैकल किया जा रहा है, उसकी सरकार को हैकल किया जा रहा है। इस बीच में आज इतना बड़ा रामनवमी का दिन, हालांकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना है, रामनवमी जितना जोर शोर से उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा जोर शोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इस बीच में आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ मुखालिफत करना, बीच में 26,000 बच्चों का नौकरी यहाँ का जज पहले खाया, और वो आज क्या है, एमपी है बीजेपी का, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में भी वही राय बहाल रहा। इस बीच में आज का डेट में रामनवमी है। तो इस बीच में एक सरकार किस तरह से चल रहा है और किस तरह से टैकल कर रहा है वो सरकार ही जान रहा है। आने वाले में दिन में देखिए ना, आज रामनवमी निकलने दीजिए, फिर किस तरह का प्रोटेस्ट आंदोलन होगा। ममता बनर्जी किसी भी आंदोलन को इतना आसानी से नहीं छोड़ती है। नोटबंदी हो या सीए एनआरसी हो, हर आंदोलन में आप देखिएगा कि ममता बनर्जी आज इतना जो दवाई का 990 दवाई का दाम इतना जो बढ़ा है, किसके माइंड में आया है? लेकिन ममता बनर्जी के माइंड में आया। आज वोटर लिस्ट महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो वोटर लिस्ट में बेईमानी करके, गड़बड़ी करके सरकार में आया है, सबसे पहले किसका माइंड में आया? ममता बनर्जी का माइंड में आया। आज जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आंदोलन छेड़ी, उसके बाद ओपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट का ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी बाद में वही बात को समर्थन किया, बोला जो नहीं ये सही है। ये काम किसका था? ये जो हिंदुस्तान का ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी था, सबसे पहले तो उसको पकड़ना था।
तो वो तो नहीं पकड़ रहा है। जब ममता बनर्जी कोई आंदोलन पकड़ते है, कोई भी पॉइंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ पकड़ती है, उसके बाद इन लोगों का आंख खुलता है, ये लोग भी पकड़ता है। तो ममता बनर्जी कर रही है, आने वाले दिन में भी करेगी। ऐसा बात नहीं है जो आंदोलन कल से ही खत्म हो गया, अभी आगे आगे देखिए और भी आंदोलन। सर अभी लगता है कि चूंकि इलेक्शन है और क्या कहते हैं ये बिहार में भी है और आने वाले दिनों में बंगाल में भी है, तो कहा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट बिल में कुछ लोग समर्थन इसलिए हैं, वो अंदरूनी तौर पर, ये ज़ाहिरी तौर पर, कि वो चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के वोट हैं वो वोट गैनिंग के लिए किया जाता है और वो सियासत के लिए कर रहा है, वो किसी खास कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं। आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, हमको अगर ऐसा लगता तो जिस तरह से जेडीयू छोड़ छोड़ के कुछ मुस्लिम नेता अभी रिजाइन का दौर चल रहा है बिहार में, वैसे हम भी कर देते। हमको नहीं लग रहा, हमको ममता बनर्जी की क़यादत में, ममता बनर्जी की लीडरशिप में, ममता बनर्जी की सरकार पर इतना भरोसा है कि ममता बनर्जी जो मुंह से बोलती है उसका दिल में भी वही रहता है। और उसी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही हो, हम ममता बनर्जी को नुकसान भी हो रहा है। आज यहाँ पर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, हमेशा बीजेपी का एक ही टारगेट है कि ममता बनर्जी मुस्लिम का नेता है, मुमताज बेगम से लेके क्या क्या नहीं आरोप लगाता है, ये मुसलमान का नेता बोलता है। लेकिन मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि आपका नाम बोल के एक जगह उसका वोट को काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है, लेकिन आप लोग फिर वहीं बटे हुए हैं। और इस तरह से अगर बटते रहिएगा तो कटते रहिएगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी एकजुट होकर, पार्टी कोई धर्म नहीं है, अगर लग रहा है जो ना ममता बनर्जी से अच्छा कोई विकल्प है पश्चिम बंगाल में तो दिखाइए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। आज के डेट में ममता बनर्जी से अच्छा विकल्प पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को मजबूत करना होगा। और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, हर वो सेकुलर आदमी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर वो सेकुलर माइंड के आदमी जो लोग चाहते हैं कि हमारा देश आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज तक जिस हालत में है, जिस तरह से चल रहा है, या 2014 से पहले जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चले, आने वाले दिन में आज से ज़्यादा हालत और ख़राब ना हो, तो लोग को एक होकर ममता बनर्जी को मजबूत करना होगा। सर वो जेपीसी चूंकि ये क्या कहते हैं, अभी वो जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था और कल जो है ये हमारी सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसमें साइन कर दी, यानी अब ये कानून बन चुका है। तो वो यानी बीजेपी पार्टी यानी रूलिंग गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग है, उनका कहना है कि इससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है, क्या इससे मुस्लिम माइनॉरिटी को फ़ायदा होने वाला है? इतना हमदर्दी क्यों? मुस्लिम माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो और भी बहुत सारा कुछ है। वो लोग जैसे स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आज पार्लियामेंट में एक एमपी मुसलमान है, एक एमपी ही नहीं है तो मिनिस्टर कहाँ से मुसलमान होगा? कोई भी ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक मुसलमान, वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों का प्रॉपर्टी का बिल लाने वाला कौन है? किरण रिजिजू, वो मुस्लिम है। तो उसका आप हित के लिए, मुसलमानों का हमदर्दी आप जता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आप भला करने जा रहे हैं, और उस बिल को पेश करने वाला मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, तो यहाँ से तो उसका मनसा साफ हो जाता है। असल में उसको मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाना उसका मकसद नहीं, उसका फ़ायदा पहुँचाना है उसको अपने दोस्तों को। दो आदमी बेचने वाला है, दो आदमी खरीदने वाला है। साथ ही वक्त का बहुत प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बेच के फिर वो अपना दूसरे काम में लगाएगा, बस यही। सर अभी जो है यानी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में जब बात आ ही गई है, तो हम ये कहना चाहेंगे सर, जैसे 2010 में सैयद शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के एक वक्त बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो उस वक्त जो अपोजिशन, एज अ अपोजिशन लीडर, उन्होंने इस बात की मांग की थी, गवर्नमेंट से मांग की थी कि आप वक्फ की ज़मीन को, मुस्लिम की ज़मीन है यानी अकलियत की है, माइनॉरिटीज़ के, उनको दे दिया जाए। लेकिन वही बीजेपी पार्टी आज उससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़, मुस्लिम से छीन रही है। तो सर इस पर आप बात रखिए कि उस वक्त यही बीजेपी कह रही थी कि मुस्लिम की जायदाद को मुस्लिम को दे दिया जाए, लेकिन आज मुस्लिम की जायदाद को अपने अंडर करके वो आखिर करना क्या चाहती है? कोई बेचना चाहता है बस। उसका तो दोहरा चरित्र, बीजेपी का दोहरा चरित्र शुरू से ही रहा है। वो मुसलमानों का अगेंस्ट अगर नहीं करे, आज के दिन में अगर वो पाकिस्तान का नाम ना ले, मुसलमान कब्रिस्तान का नाम ना ले, तो उसको वोट देने वाला नहीं मिलेगा। उसको तो वोट लेना है मुसलमानों का अगेंस्ट करके, खिलाफ करके। तो फिर मुसलमानों के प्रति इतना हमदर्दी वो दिखा रहा है, असल में उसको प्रॉपर्टी लेके बेच देना है। वो कोई हमदर्दी, यही वो लोग हम तभी बोले, वो जब ये बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज के डेट में देख लीजिए वो जीरो है। एक एमपी नहीं है, कहीं भी किसी स्टेट में एक मिनिस्टर नहीं है, तो मुसलमानों को रखा कहाँ है? अब मुसलमानों का प्रॉपर्टी लेना है तो किसी तरह से मीठी मीठी बात करके उसको
बिल में लाया, अब पास कर दिया, आइन हो गया उसका। अब देखिए बिल तो कल साइन हुआ है, परसों से ही उत्तराखंड और यूपी में शुरू हो गया है। वहाँ का डीएम जोगी के राज में वहाँ का डीएम जाकर मदरसा में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो इससे हम मुसलमानों का बहुत नुकसान होगा। और आने वाले दिन में, आज मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, आने वाला दिन में सिख का होगा, ईसाई का होगा, बुद्धिस्ट का होगा, हर वो माइनॉरिटी का होगा। आज मेरा घर जल रहा है, आप बैठे हुए हैं, कल आपका भी घर जलेगा। इसीलिए सबको एक होने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो किसी का भला करने के लिए नहीं आया, वो अपना भला करने के लिए आया है। आज आरएसएस का जो एजेंडा था, आरएसएस का एक 1925 में जो आरएसएस जन्म लिया था, 2025 में 100 साल में वो जितना नहीं कर पाया वो 10 साल में उसका डबल कर लिया। आज एक एक जिला में आरएसएस का एक जो पार्टी ऑफिस बना है, एक एक ऑफिस बना है, वो कई करोड़ का बना है। ये सब कहाँ से आता है? इधर उधर से। असल में ये जो गवर्नमेंट है आरएसएस चलाता है, और आरएसएस का ही गवर्नमेंट है, और आरएसएस का ही प्रोडक्ट है। सर, उन लोग का जो मुद्दा था, जैसे राम मंदिर बना लिए, उन लोग का अभी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको वक्फ एक्ट बनाना, यानी उसमें कुछ बदलाव करना, और बदलाव नहीं बहुत बड़े पैमाने पर, उसकी जो वो एडमिन है वो लोग अपने इंतजामिया अपने हाथ में ले लिए हैं। तीसरा अब लग रहा है सर, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी वो लोग काम करना शुरू कर देंगे? बस नेक्स्ट उसका वही टारगेट रहेगा। हम तो हमारे हिंदू भाइयों से ये सवाल करेंगे कि आप लोग एक बार 370 जब पास हुआ हटा था तो आप लोग बहुत खुश हुए थे। हालांकि 370 के बारे में 100% हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे इतना जुलूस निकाले। लेकिन किसी को हम पूछे तो बोला था 370 हटने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद पाएंगे। कई आदमी ज़मीन खरीदा है जम्मू कश्मीर में? आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई सोल्यूशन निकला नहीं निकला। असल में समस्या अगर हल कर देगा तो फिर ये लोग राजनीति कैसे करेंगे? समस्या का हल नहीं करना है, इन लोगों को समस्या को और उलझा के आगे बढ़ाना है। अभी हिंदू मुस्लिम लगाया, आगे चल के हिंदू सिख लगाएगा, फिर हिंदू ईसाई लगाएगा, फिर हिंदू के साथ आपका बुद्धिस्ट को लगा के इन लोगों को राजनीति करना है। और वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि आने वाले 50-100 साल तक बीजेपी के अलावा कोई सत्ता में नहीं आएगा। और जिस तरह से वो लोग काम कर रहा है, और आदमी बिना सोचे समझे सपोर्ट भी कर रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। और सपोर्ट मेजॉरिटी में आने के लिए 50% का ज़रूरत है, ये ठीक है। 50% नहीं भी हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी में आ रहा है पॉलिसी के वजह से, क्योंकि हम लोगों को बांट दे पा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में देखिए कि कोई हम लोग तृणमूल कर रहे हैं, कोई अभी भी सीपीएम का बात बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस का बोल रहे हैं। बिहार में देख लिए कोई नीतीश का बोल रहे हैं, कोई आरजेडी का बोल रहे हैं। तो हम लोग ओपोजिशन पार्टी बटे हुए हैं। अब देख लीजिए कितना बड़ा सेकुलर था नीतीश कुमार और नायडू, आज किस तरह से वक्त आया तो छोरा भोग दिया पीछे से। इसी तरह से आने वाले दिन में सतर्क होना होगा नायडू और नीतीश को देख के कि हम लोगों के लिए कौन मुनासिब है। मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वाले कहा जा रहा है कि जब तक सेंटर में बीजेपी रहेगी तब तक बंगाल में ममता बनर्जी भी रहेगी। क्या सचमुच ऐसा ही है? ये अगर होता तो जब तक सेंट्रल में कांग्रेस था तब तक यहाँ पर राज्य में कांग्रेस ही रहना था, या फिर दूसरा स्टेट में बिहार में। इसका मतलब फाइनल है जो बीजेपी इस बार आ जाएगा उन लोगों के हिसाब से। और हर स्टेट में, हिमाचल में क्यों नहीं आया बीजेपी? हिमाचल में जेपी नड्डा का घर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है, वहाँ पर बीजेपी क्यों नहीं आया? असल में वहाँ का स्टेट का आदमी को समझना होगा। यहाँ का स्टेट का आदमी सेंट्रल और राज्य का नहीं। यहाँ पर कांग्रेस का हुकूमत था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेफ्ट का हुकूमत था। यहाँ का आदमी समझा था उस वक्त जो नहीं लेफ्ट बेहतर है तो लेफ्ट को रखा था। आज के दौर में तृणमूल बेहतर ऑप्शन समझा है, तृणमूल को रखा है। कल जिसको बेहतर समझेगा उसको रखेगा। लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग असल में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही जो लोग फायदा कर रहे हैं, ये लोग वो लोग बोल रहे हैं। हमको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये बात कौन लोग बोल रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो लोग आपसे, हमसे, हमारे इलाके से, हमारे नौजवानों से, जो लोग हमारे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हिमाचल में काम करते हैं, उन लोगों से QR कोड के जरिए चंदा लिए, यहाँ पर वोट लिए, उनके माँ बहनों से वोट लिए, उन लोगों से चंदा लिए, और वोट लेके क्या किया? बीजेपी को जिताने में सहूलियत हासिल करा दिया, बीजेपी जीत गया। हम अभी भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही थी आके बार बार, हमारे नेता मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब बार बार बोल रहे थे, हम लोग का MLA साहब बोल रहे थे
कि 42 में 42, अगर 42 में 42 नहीं, अगर 42 में 36 भी हम लोग जीत जाते, उत्तर बंगों का ये 7 MP अगर हम लोग जीत जाते, इस तरह से कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करते, तो आज तृणमूल का 36 MP होता। अगर 7 MP बीजेपी का कम जाता तो 240 से वो 233 में आ जाता। तो समझिए उस वक्त ये नीतीश और नायडू किसके पास जाता? इंडिया जोट में आता। और इंडिया जोट में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं था, वो राहुल गांधी भी हो सकता था। कम से कम हम लोग वक्त अमेंडमेंट जैसे बिल से तो बच जाते, हम लोगों पर जो ये खतरा मंडरा रहा है सबसे बच जाते। तो आदमी आवेग में आके एक बार गलती कर देता है। आने वाले दिन में आदमी अभी कॉन्शियस हो रहा है दिन ब दिन, आदमी दोबारा ऐसा गलती ना करे कि फिर बटेंगे तो ही कटेंगे। वोट को बांटना नहीं है, वोट को एकजुट होकर एक जगह देना है। हर सेकुलर आदमी को, हिंदू मुस्लिम को मिलकर एक जगह वोट देके सेकुलर पार्टी को सत्ता में लाना है। तो सर, चूँकि वक्फ पर ही हम लोग बात कर रहे थे, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल वो तो कानून बन चुका है सर, कल उसके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से वो कानून बन चुका है। लेकिन अभी भी अपोजिशन जो है उस पर तहरीकें चला रही है, उसकी मुखालफत कर रही है और पुरजोर तहरीक चलाने की बात चल रही है। तो लास्ट एक ही स्टेप बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से वो फर्दन गए, जावेद साहब गए हैं, और MIM के वो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गए हैं, और आपसे भी, मैंने आम आदमी पार्टी से भी गए, लेकिन अभी तक तृणमूल कांग्रेस से क्यों नहीं गए कोई? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जा सकते हैं। अभी देखिए केस तो किए हैं ना, जो लोग किए हैं उन लोगों का तो हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हिम्मत दिखाए हैं, गए हैं, फर्दन नहीं जाए। जो अगर अच्छा आपके लिए कर रहा है उसका तारीफ होना चाहिए। जावेद साहब बेशक कांग्रेस का है, लेकिन वो गए तो हैं। MIM का अगर गए हैं, आप पार्टी का गए हैं, तृणमूल का भी जा सकते हैं, जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिन में। सबको जाके अभी एक ही उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बिल के खिलाफ स्टे लाना होगा और सड़क में आंदोलन करके इस बिल को किसी तरह से रोकना होगा। और बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोग अगर इतना मुसलमानों का हमदर्द हैं, इतना भला चाहते हैं, तो जिसके लिए भला चाहते हैं उन लोगों को जब मंजूर नहीं है बिल, तो आप इस बिल को वापस लेने के बारे में सोचिए। तो सर, ये आप जो है, अब चूँकि ये है और बंगाल में गवर्नमेंट TMC की है, तो क्या बड़े पैमाने पर जो है इस पर क्या प्रोटेस्ट चला सकता है? अगर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट, आप भी कुछ देर पहले बात रखी है कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए फिर वो वापस कर सकती है। तो क्या ऐसा लगता है कि मैंने बंगाल में फिर तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़े पैमाने पर इस बिल की मुखालिफत में ये करना, मैंने प्रोटेस्ट रखना चाहती है? जिस तरह से ममता बनर्जी शुरू से मुखालिफत में है, तो हमको तो उम्मीद है। हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं है, हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग से जो बन पड़ा हम लोग किए, आने वाले दिन में भी करेंगे। अब पार्टी का स्टैंड क्लियर है जो मुखालिफत में है। आने वाले दिन में पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और बड़े पैमाने पर मुखालिफत भी करे, हम लोगों को आदेश दे, ऑर्डर दे, और हम लोग फिर से आंदोलन करें। अच्छा, मुअज्जिन और इमाम भत्ता वाले पाने वाले को आप क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे आप लोग बिला झिझक, किसी से डरे बगैर आप लोग कहीं पर भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आंदोलन हो उसमें हिस्सा लीजिए और मुखालिफत कीजिए इस बिल का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी आप सुने, और उन तमाम मुद्दे पर जो कि इलाकाई तौर पर जो भी अपोजिशन लीडर हैं या फिर लोगों की ज़हन में जो बात आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है। तो आप चूँकि चाकुलिया के अभी मौजूदा वो सभापति भी हैं, और ख़ास तौर से वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पीक पर्सन भी, या लोकली में इनको समझा जाता है, और अच्छी तरह से बात भी रखते हैं। इन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात करने की हमने कोशिश की, और उन्हें सब अच्छी तरह से बखूबी अंदाज में समझाने की कोशिश की कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से इस बिल के खिलाफ है। सिर्फ इस नहीं, जब भी सेकुलरिज्म पर कोई हमला होता है, तृणमूल कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है और सेकुलरिज्म को बचाए रखने में आखिरी दम तक ये लड़ती रहेगी। और ज़रूरत पड़े तो ये बड़े पैमाने पर पूरी रियासती सतह पर वो इस कानून के ख़िलाफ़ में वो प्रोटेस्ट भी करने के लिए हैं। तो आप इसके ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट ज़रूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।